सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे की आलमी मीडिया में गूंज। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई ने लिखा, एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खित्ते में नई सफबंदी का इंदिया है। इजरायली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक नया मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमेरिका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब से तारीख मुआहदे के बाद लंदन पहुंच गए। 3 दिन क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। अमेरिका का मोदी के भारत को एक और धचका, भारत को ईरानी पोर्ट चाबहार पर काम करने की इजाजत वापस ले ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। इलाहाबाजी अमेरिका ने ममनुआ दवा की स्मगलिंग में मुलव्विस भारतीय कारोबारी, एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट रहनुमाओं के वीजे मंसूख कर दिए। सिंध में सक्खर बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे का वसी इलाका डूब गया। घरों में पानी दाखिल होने के साथ फसलें भी तबाह। सैलाबी रेला आने के बाद देहातियों की किश्ती के जरिए मुंतकली जारी। कंदकोट में सैलाबी पानी से 80 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में। नशर फिरोज में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मंजिल के करीब जमींदार बंद टूट गया, पानी का तेज बहाव सड़क बहा ले गया। उधर पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया। लोग वापस अपने घरों को जाने लगे, जबकि मुतासरीन नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम एशिया कप से बाहर। T20 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान का 170 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। कुशल मेंडिस 74 और कमेंडो मेंडिस 36 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, पहली बार एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का सेक्रेटरी बन गया। रमीज इब्राहिम एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मिस्टर यूनिवर्स और वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल होल्डर रमीज इब्राहिम खान आज होंगे दुनिया भूल है में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आयनू वशत के बखैर रागले। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। सादिया, आपकी इजाज़त से शो का आगाज आज एक शेर के साथ मैं करना चाहूँगा। बिल्कुल, इरशाद। भाई, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मंजूर खुदा होता है। यू नो व्हाट, एक वक्त में जो हमारा पड़ोसी है उसकी ये ख्वाहिश थी, हमें दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब देख रहा था, हमें सिफारती तौर पर अकेला करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और फैसल एक आज का वक्त भी है जब वो बेचारा ना सिर्फ खुद हो गया है अकेला, बल्कि अब तो ये कहना पड़ेगा कि पल्ले नहीं तेला कर दी फिरे मेला मेला। लेकिन फैसल, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? सादिया, हम ये इसलिए कर रहे हैं, आपको याद होगा 2018 में अमेरिका ने भारत को एक दिया था खुसूसी इस्तिस्ना, ताकि वो ईरान की चाबार पोर्ट पर काम कर सके। ठीक है ना? यस जी फैसल, और वो इस्तिस्ना अफगानिस्तान वस्ती एशिया तक रसद और तिजारत को मुमकिन बनाने के लिए था, ताकि जो भारत है वो पाकिस्तान को बाईपास कर सके। लेकिन अब रॉयटर्स और इंडिया टुडे के मुताबिक अमेरिका ने वो छूट खत्म कर दी है और ये फैसला 29 सितंबर 2025 से मौसर भी हो जाएगा। ये फैसला सदर ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है उसका हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना था। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि इससे भारत की कई बड़ी सरमायाकारियां मुतासिर होंगी, जैसे चाबार से ज़ादान तक रेलवे ट्रैक। और फैसल, फर्स्ट पोस्ट ने ये लिखा है कि जो भारतीय कंपनीज हैं अब उनकी जो अमरीकी पाबंदियों का उन्हें खतरा लाहक हो गया, एंड एट दैट भारत की वसती एशिया की जो स्ट्रेटेजिक राहदारी थी अब वो इसकी वजह से कमजोर पड़ सकती है। एब्सोल्युटली, पड़ोसियों के लिए इस गम की खबर को अपनी खुशखबरी के साथ अगर मिलाकर पढ़े तो मजा हो जाता है दोबाला। पाकिस्तान सऊदी अरब ने जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किया है, माहिरीन कह रहे हैं कि इस मुआहदे से खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया है। बिल्कुल, खासतौर पर भारत के लिए ये एक नया चैलेंज है। जो हम कल भी बात कर रहे थे कि सऊदी अरब का जो झुकाव है अब खुलकर पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है, ऐसे में फिक्रें वहाँ पड़ गई हैं बहुत ज़्यादा। इसी हवाले से ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, साबिक से। जौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। एंड अगेन हम तो पिछले कई अरसे से कह रहे हैं व्हाट अ गुड मॉर्निंग, व्हाट अ ब्रिलियंट मॉर्निंग। कल के हमने मनाजिर देखे और उसके बाद कल की तो हम आपसे बात हमने करनी है, बट जो ओवरनाइट जो ये डेवलपमेंट हुई है, इस्तिस्ना वापस लिया अमेरिका ने इंडिया से, चाबहार पोर्ट पे काम करने का बड़ा असर सूख था उनका, और हम उस कनेक्शन को भी कैसे मिस आउट कर सकते हैं कि इस सब की आड़ में
भारत अपने जासूस वहां भेज रहा था, कुलभूषण यादव का पकड़ जाना एंड ऑल दैट, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल अहम डेवलपमेंट है। देखें इंडिया की जो एक ड्यूप्लिसियस पॉलिसी जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उन्होंने जो है ना ढोंग रचाया हुआ था कि जी हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम एक बड़ा मुल्क है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी ताकत है, तो उस वजह से ये हमें जो है ना एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन उसके नाम पे वो क्या कर रहे थे, वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि एक तरफ जो है ना अमेरिका को ये यकीन दहानी कि जी हम चाइना को कंटेन करेंगे आपके लिए और उनके साथ उनसे फायदे उठाने, उनसे असलहा भी लेना और उन सारे मगरबी मुल्कों से बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मुआहदे भी किए, और दूसरी तरफ जो है रशिया से तेल लेके बेच रहे हैं ओपन मार्केट में, ईरान के साथ भी बहुत बड़ी ट्रेड चल रही है, ये सारे चाबहार पोर्ट का भी जो था कि उनके साथ मिलके वो सेंट्रल एशिया में ट्रेड, और पाकिस्तान के उनका जो प्लान ये था कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके मंसूबे को फेल करने का प्लान था। इस जो है ना ये चाबहार पोर्ट को जो सपोर्ट करके ज़्यादा, हालांकि ईरान का इस तरह का नहीं था प्लान, लेकिन हिंदुस्तान का उसका मकसद यही था। अब वो देखें वो पॉलिसी सारी जो उनकी पॉलिसी है उसके बखिए उधरना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो उनके देखें वो टैरिफ्स इतने ज़्यादा लग गए हैं, दूसरी तरफ बहुत जोर पड़ रहा है कि जी वो रशिया से तेल लेते हैं या तो उसको खत्म करें या फिर उन पर शायद और जो पाबंदियां लगेगी। तीसरा ये है कि वो ट्रंप उनसे नाराज हैं कि जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और जो लाखों अमरीकी जो जॉब्स हैं, जो H1B वीजा जिसको 70% इंडिया के लोग ही ले रहे हैं, और जो उनकी कंपनीज हैं अमेरिका की बड़ी, उन्होंने लाखों अपने जॉब्स आउटसोर्स किए, उससे वो नाराज हैं। और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जंग हुई जो पाकिस्तान इंडिया की, उसमें वो जो एक्सपोज हुए, तो उससे जिससे आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि देखें अब सऊदी अरब का तो बहुत क्लियर जो है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तो खैर बरादराना ताल्लुकात दहाइयों से थे, लेकिन अब जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कॉपरेशन हो सकती है, एक जो है ना म्यूचुअल जो है डिफेंस एग्रीमेंट जिसको खैर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का टाइटल दिया गया है क्योंकि उसकी अहमियत इस तरह की है, तो उससे जाहिर है कि अब अगर वो हमारे पे जारियत करते हैं तो वो जारियत उनकी सऊदी अरब पे भी जारियत समझी जाए, क्योंकि उस ट्रीटी में ये शिक शामिल है। तो इस सारी सूरत हाल में हिंदुस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो एक बजाय इसके कि इस किस्म की दोगली पॉलिसियां रखने के बजाय इसके कि इस खित्ते में अपनी एक हेजमोनिक डिज़ाइन जो हैं या अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस जो है ना बालादस्ती अपनी कायम करने की कोशिश करें, उसकी बजाय एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है उस पर बेस्ड रिलेशनशिपों से कायम करें, और जो डिस्प्यूट्स हैं, बड़े अहम डिस्प्यूट्स हैं, जिस तरह ये जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट है, उसको पीसफुल डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करें। अदरवाइज देखें पाकिस्तान के साथ सिर्फ उनके ताल्लुकात का मसला नहीं है, बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात देख लें, श्रीलंका के साथ देख लें, मालदीव्स के साथ देख लें, लेकिन जो सब एट द सेम टाइम वी आर आल्सो वाचिंग कि इस वक्त कैसे इंडिया आगे बढ़ना चाह रहा है। दे आर ट्राइंग टू कोजी देयर रिलेशन अप विद चाइना, जो कि इससे पहले नहीं थे। दे आर ट्राइंग टू गेट फॉरवर्ड मोर विद रशिया, जो पहले भी थे, लेकिन अब जाहिर है उनको यहाँ से हाथ छोड़ना पड़ रहा है अमेरिका की तरफ से, तो वहाँ उनको वो रास्ता देखना है। कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रही थी दैट दे आर गोइंग टू बी बाइंग डीजल फ्रॉम रशिया एंड गोइंग टू बी गिविंग इट टू यूक्रेन, जो उनके लिए मजीद मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। इट कैन गो बोथ वेज। तो फिर आप इस रीजन में इंडिया को किस तरफ से देखते हैं? मतलब ये कहना बज़ाहिर क्या प्रैक्टिकल है कि इंडिया अकेला होने जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ी इकोनॉमी तो है, सो दे वुड नॉट लाइक दैट टू हैपन। देखिए हम तो ये नहीं कह रहे, ना ही हम ये चाहते हैं, वो तो इंडिया की पॉलिसी थी ना कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना, हमने तो कभी भी इंडिया को आइसोलेट करने की जो है फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाई, ये हमारा मकसद नहीं था। हाँ अलबत्ता देखें रशिया के साथ जो उनके ताल्लुकात थे, और वो बहुत ज्यादा उनके पुराने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, उसमें ना इजाफा हुआ है ना कमी हुई है। अच्छा इसी तरह जो चाइना के साथ वो जो कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ पोस्चरिंग। वो तो अमेरिका को सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि वी हैव सम ऑप्शंस एज वेल, लेकिन वो जो है ना देखिए अमेरिका भी कोई बहुत ज्यादा जीरक किस्म के उनके उधर स्ट्रेटेजिशियंस बैठे हैं, वो इस तरह के ढकोसलों में थोड़ी आते हैं। चाइना के साथ जो है जो अभी इंडिया ने किया, यही एससीओ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो जाते ही नहीं थे, मोदी कभी जयशंकर को भेज देते थे। इसकी मीटिंग जब इंडिया में हुई तो उन्होंने उसको वर्चुअल कर दिया उसको अंडरमाइन करने के लिए, और अभी इसी कॉन्फ्रेंस के लिए वो बीजिंग भी जाने के लिए तैयार होंगे, सिर्फ ये अमेरिका को दिखाने के लिए कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। लेकिन वो चीज़ को इतनी कामयाब नहीं हुई क्योंकि चाइना के साथ उनकी इक्तिसादी रवाबत तो है, लेकिन चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के साथ ही है, और चाइना और इंडिया कंपेटिटर्स थे, कंपेटिटर्स हैं और कंपेटिटर्स रहेंगे।
और उसमें इंडिया जो है वो इंफीरियर कंपेटिटर रहेगा, क्योंकि उनकी चाइना के मुकाबले में ना इकोनॉमी है, ना उस तरह की टेक्नोलॉजी है, और ना ही उनकी उस तरह की जो है ना क्या कहते हैं एक इंटरनल कोहेजन है। तो उसमें वो मुकाबला करने की कोशिश तो करते रहेंगे, उसमें कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन कंपेटिटर्स तो वो हैं। और फिर देखिए उनके तो आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, और भी बहुत से उनके जो है इस खित्ते में, जिस तरह हिंदुस्तान बालादस्ती कायम करना चाह रहा है, नेपाल में देख लें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ चाइना का इन्फ्लुएंस है, एक तरफ इंडिया का। अच्छा, इसी तरह आप मालदीव्स में देख लें, वहाँ पे भी यही है, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तो वो तो इन मुल्कों में भी इन्फ्लुएंस के कम्पीट कर रहा है चाइना के साथ। तो ये जो जॉर्ज साहब, नॉट अ सिंगल नेबर ऑफ इंडिया, वो उनसे खुश हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। मीनवाइल हम शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम। आई वाज जस्ट अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? प्लेजर माइन, प्लेजर। अच्छा मैम, नाउ सिचुएशन ये है कि जस्ट हमने आगाज़ किया शो का, वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट द पाक सऊदी पैक्ट, उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो ओवरनाइट डेवलपमेंट हुई सबसे पहले तो उस पर आपका हमें वर्डिक्ट चाहिए। इंडिया के लिए न्यूज़ हो रहा है टाइटन मज़ीद, और जहां एक तरफ टैरिफ की मार पड़ रही थी, अब उनको चाबहार से भी निकाल बाहर किया गया है। जी, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। इंडिया इस वक्त एक बहुत अच्छी स्पेस में नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मुश्किल उनको हुई, उनकी एक पॉलिसी थी विच वाज कॉल्ड हार्ड हेजिंग, यानी वो वाशिंगटन के से भी पूरा फैज़ उठाते थे, और उन ममालिक से जिनसे वाशिंगटन मुखासमत में था वहाँ पर भी फैज़ उठाते थे। तो मॉस्को में तो ये सूरत हाल थी कि जो उनकी इक्वेशन थी तेल ख़रीदने की और बेचने की, उसको अमेरिका ने ऑयल लॉन्ड्रिंग का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि रूस इस वजह से जंग यूक्रेन से लड़ पाता है क्योंकि इतना रिसोर्स उसको मिलता है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इन सम वेज़ प्रेसिडेंट ट्रंप एक रिएक्टिव प्रेसिडेंट हैं, और पहले उनका ख्याल था कि उनकी प्यूटन से दोस्ती है, प्यूटन उनकी बात मान लेंगे, और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो कहते थे कि मैं इसे 72 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। अब वो जो गुस्सा है वो किसी तौर बहुत ज़्यादा भारत पे निकल रहा है, और उसके साथ साथ भारत एक्सपोज भी हुआ है, क्योंकि भारत जो अपनी सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी परसू करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सिर्फ अपना फैज़ देखता है। तो अमेरिका को ये नज़र आ रहा है कि वो विन विन नहीं है। भारत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ जब वो हमारी 100 घंटे की जंग जिस तौर चली, और जो वो अपने आप को, उसने खुद ही अपने आप को इनाम दिया था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो जब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान के आगे नहीं खड़ा हो सका, तो वो चाइना के अगेंस्ट किस तौर एक समझिए बुलवर्क के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। तो आई थिंक इंडिया इज़ इन अ वेरी बैड स्पेस। लेकिन ये मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि इंडिया तवातुर के साथ इस सूरत हाल को ट्रंप और मोदी की सूरत पे देखता है। वो डीप स्टेट का जो व्यू है वो ये है कि दिस इज़ अ ट्रंप मोमेंट, और ये मोदी के साथ प्रॉब्लम है। जो रिलेशनशिप है इंडिया की और अमेरिका की, वो दोबारा ठीक होगी, इट इज़ इनएविटेबल। तो इस वक्त मैं मानती हूँ कि मोदी की हुकूमत सख्ती में है, और बिहार के इलेक्शन सर पे खड़े हैं वो। वहाँ अगर वो बिहार हार जाते हैं मोदी, तो फिर इट्स गोइंग टू बी लाइक अ स्लिपरी स्लोप। तो इस वक्त मोदी जो हैं वो बहुत मुश्किल में, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ये जो सऊदी अरब से भी जो पैक्ट हुआ, पहले तो वहाँ पर ज़रा स्ट्रैटेजिक पेशेंस थी, उन्होंने कहा हम इस पैक्ट को देख रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो फट पड़ा, उनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि हम पाकिस्तान चाइना हमारे बरखिलाफ होता है जब हम जंग में जाते हैं, तो अब तो जो म्यूचुअलिटी है इस पूरे सिचुएशन की, कि हम म्यूचुअली एक दूसरे को मदद करेंगे इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, उसकी वजह से जाहिर है कि इंडिया जो है वो प्रेशर में आया है, और सुबकी भी बहुत हुई है, ह्यूमिलेशन भी बहुत हुई है। यानी कि मैं सेफली कह सकता हूँ चाबहार से बिहार तक का सफर मोदी के लिए कठिन होता जा रहा है। प्लीज अच्छा, मेरे ज़हन में चाबहार है ना, वो मजे, वो तो जाके वहाँ फारसी। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा।
कोशिश करते थे, जिसमें हमेशा पाकिस्तान ने कहा कि ये नहीं हो सकता। लॉजिस्टिकली स्पीकिंग, जियोग्राफिकली स्पीकिंग, चाबहार और गवादर का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा एटीट्यूड हमेशा से ये था कि चाबहार विल कॉम्प्लीमेंट गवादर। फिर पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात बेहतर हुए, सऊदी अरब से भी ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए, तो इंडिया इस इक्वेशन में इररेलेवेंट भी हो रहा है और कमजोर भी हो रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जरा इस पैक्ट की बात कर लें जो कि पाकिस्तान सऊदीया ने किया है। आप जैसे खुद भी कह रही हैं कि भारत की तो नींदें हराम हैं ही, बट मैं उसको अगर थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, बहुत से जो कंजर्वेटिव माइंडेड पीपल हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो कतर पे हुआ ना, उसके बाद से सारी चीज़ हो रही हैं। वी नो कि दिस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, 1 साल से हो रहा था, पिछले 3 महीने में ये चीज़ इंटेंसिफाई हुई। सो यू नो, जस्ट नॉट इंडिया ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक और द वेस्टर्न फ्लैंक, इजराइल जो है वहाँ से भी कुछ चैमोगोइयाँ हो रही हैं। सो इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मिस हुमा, क्या मतलब रखता है ये डिफेंस पैक्ट? जस्ट नॉट वन डिफेंस पैक्ट, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में मैं अगर उससे पहले की बात करूं, द सीन्स किम जोंग उन एंड व्लादिमीर पुतिन एंड चाइना के प्रीमियर एक फ्रेम में, पाकिस्तान उस फ्रेम में, इंडिया उस फ्रेम में नहीं है, एंड देन दिस पैक्ट, सो दिस इज अ न्यू ईस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी आप कह रहे हैं, क्योंकि इस पैक्ट को तो नाटो ऑफ द ईस्ट भी कहा जा रहा है। कुछ मुबस्सिरीन पाकिस्तान को अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कह रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इंडिया के हवाले से गल्फ स्टेट्स में और अरब वर्ल्ड में भी एक रीथिंकिंग आई है, क्योंकि इस बात के हवाले से उन्होंने ओपनली बात नहीं की, लेकिन कुछ जो इजराइल इंडिया नेक्सस है वो किस तौर प्ले आउट हुआ है अरब स्टेट्स में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, वहाँ पर एक थोड़ी सी फिक्र है गल्फ स्टेट्स में। और जाहिर है कि सऊदी अरब ये कह रहा है कि ये दोहा इंसिडेंट स्पेसिफिक नहीं है ये पैक्ट, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि उस इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा असर है। और जो मैप्स तक महदूद बात थी ना, जो बात नक्शों तक महदूद थी, वो अब रियलिटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है इजराइल के रवैयों की वजह से। तो जो यूएस की सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी बिलखुसूस अरब स्टेट्स के लिए और गल्फ स्टेट्स के लिए, उसके हवाले से अब सवाल उठ गया है वहाँ पर। और 6 मुल्कों पर 6 दिनों में हमला, तो सवाल तो अब ये उठ गया ना कि अब किसकी बारी आएगी। और जिस तौर यूएस इजराइल को रिस्ट्रेन नहीं कर पाया है, तो वहाँ यूएस लीडरशिप के हवाले से भी या यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के हवाले से भी सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरा ख्याल है डाइवर्सिफिकेशन की है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पैराडाइम की। और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान सऊदी अरब को देखें तो इट इज़ डेफिनेटली एन अपग्रेड। पाकिस्तान के लिए अपग्रेड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अब अरब सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रक्ट में समझे इंस्टीट्यूशनलाइज होके शामिल हो गया है। पहले तो हम मदद करते थे हमेशा था, और हमारी सॉलिडेरिटी थी, भाईचारा था, मुस्लिम वर्ल्ड की वजह से, हरमैन शरीफ की वजह से हमारी कन्वर्जेंस बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वेरी प्रो सऊदी अरेबिया मुल्क कंट्री, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल है जो चेंजिंग सिक्योरिटी जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो मूजिब बने हैं इस पैक्ट के होने से, और इससे साउथ एशियन पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट हुई है और अरब पॉलिटिक्स भी, मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट हुई है। और देखिए कि जो जैसे आपने अभी शुरू में बात की, जो ग्लोबल साउथ है ना, उसको वॉइस मिल रही है, उसको एक अस्करी फेस मिल रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल साउथ का असर रसूख या रीच या उसकी क्लाउड बहुत बढ़ जाएगा जियोपॉलिटिक्स में इन खित्तों। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जौहर साहब, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन डॉक्टर साहिबा की भी सुनी। शी रेज्ड अ पॉइंट वेयर शी सेड कि क्या ट्रम्प जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वर्सेस मोदी, व्हेन मोदी इज नॉट देयर देन व्हाट हैपेंस। मेरे ज़हन में यार था व्हेन ट्रम्प इज नॉट देयर what happens with Pakistan's relation of USA, because हमें ये पता है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट in terms of trade भी वो चाहते हैं, तो वो रिलेशनशिप को उस्तवार भी करना चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं, अपने लिए भी पर्सनली, अपने मुल्क के लिए भी। सो नाउ दिस पैक्ट, इसको सामने रखते हैं सऊदी अरब विद पाकिस्तान एंड
USA's relation when this administration goes? जी देखिए, फर्स्टली बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, बट मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करूंगा कि ये पैक्ट जो है बिल्कुल कोई इस तरह नहीं है कि अचानक हो गया। पाकिस्तान सऊदी की जो है ना फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 1951 में। अच्छा, उसके बाद की दहाइयों में 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s में उसमें बहुत से अदवार ऐसे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की ट्रूप्स वहाँ पे सिग्निफिकेंटली स्टेशन रही हैं। अब यहाँ तक कि 20,000, 25,000 तक भी हमारी ट्रूप्स वहाँ पे स्टेशन रही हैं। डेजर्ट स्टोम में भी रही हैं, उससे पहले 80s में भी रही हैं ज़रूरत के टाइम पे, और भी अदवार में। फिर हमारे वहाँ पे हज़ारा हमारे जो ऑफिसर्स थे और ऑफिशियल्स वो वहाँ पे ट्रेन करते रहे हैं सऊदी फोर्सेस को ओवर द इयर्स, और ये इतना 50, 60, 70 साल का ये रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एक्सचेंजेस हैं दोनों मुल्कों के, जहाँ पे उनके ऑफिसर्स पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे कोर्सेज करते हैं। फिर उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं, वो भी खासे बड़े पैमाने पे। तो ये जो अभी एग्रीमेंट है, ये किस्म का उसकी इन सम वेज जो है नेचुरल प्रोग्रेशन भी है। ठीक है, बिल्कुल अभी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने उसको फिलअप किया, और ये एग्रीमेंट कोई बिल्कुल नई चीज़ उस तरह से नहीं है, इसकी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी वो साइड फाइनलाइज हुआ, और ये सारे जो हालात है ज़ाहिर है उसमें कई बार वो थोड़ा इसको कैटलाइज कर देते हैं। तो एक तो ये अहम चीज़ है पाकिस्तान जो सऊदी के रिलेशंस हैं। दूसरा ये है कि जो इंडिया के साथ बिल्कुल उसमें फ़र्क तो आता है, जो है कि इंडिया और सऊदी की भी आप देखें, उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में और ट्रेड में बहुत ज़्यादा लिंकेजेस बन रही थी। अब इंडिया को ज़रा उसको दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत इस सेंस में आएगी कि अगर कल को पाकिस्तान को जारियत के सोचते हैं, जो कि मोदी से बिल्कुल बाइक नहीं है, तो उसमें उनको फिर ये देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान पे उनकी जारियत जो है वो सऊदी अरब पे भी जारियत तस्वुर होगी। तो एक तो ये है। अब जो दूसरी चीज़ आपने कही कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, देखिए अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो एक तो खैर बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे भी हैं, बहुत सारे लिंकेजेस हैं उसमें। अमेरिका पाकिस्तान से बड़ा जो है इम्पोर्टर है, सबसे बड़ा ट्रेड सर्विस भी वहीं से होता है हमें, बिल्कुल कितनी बड़ी पूरा वहाँ से पे है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा रेमिटेंसेस वहाँ पे उसका हिस्सा भी आता है वहाँ से। फिर उसके बाद अमेरिका गेटकीपर है IMF और वर्ल्ड बैंक का, तो उसका वो पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में भी है, वर्ल्ड बैंक के साथ एक $20 अरब का प्रोग्राम करने चल रहा है। अच्छा, अभी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई मौक़ों पे स्ट्रेटेजिकली हम अलाइन भी रहे हैं, पर कई टाइम्स पे स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस भी थोड़ी सी होती रही हैं परसेप्शंस में, मसलन पाकिस्तान के मामले पे। तो फिर ये न्यूक्लियर पे मामले पे उससे पहले हुआ जब हमारे पे कुछ सैंक्शंस भी आए। सही है। तो वो चीज़ें भी चलती रहती हैं, उसमें ट्रांजैक्शनल एलिमेंट जो है वो हर रिलेशनशिप में होता है। अभी जो फेज है उसमें जो कन्वर्जेंसेस आ रही हैं उसमें बिल्कुल ट्रम्प की पर्सनालिटी का जो हिस्सा है वो भी है, क्योंकि ट्रम्प जो जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते हैं वो अमेरिका के जो है, और वो बिल्कुल जॉर्ज साहब, हाँ वो हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से उनका इस बार जो फॉल आउट है बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ ही आपने रहना जॉर्ज साहब, भाई साहबा को हम जो है वो शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू सो मच मैम। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय साबिक सफीर मसूद खान साहब भी, उनसे भी हम जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। मसूद साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो हम जो आलमी मंजरनामा बदलता हुआ देख रहे हैं, हम मसूद साहब से मज़ीद बात भी करेंगे, एंड हम जो बात कर रहे थे कि जो हम आलमी मंजरनामा तब्दील होते हुए देख रहे हैं सादिया, अब इसका जो एक तो है फॉल आउट ऑन इंडिया कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि वो वही करें जो वो इंडिया के लिए वो प्लान है उनका, लेकिन भारत जो है वो नहीं कर रहा है। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा फोकस करनी है कि वो भारत के अंदर से जो चीखें उठ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा आमियत की हामिल हैं। उनका मीडिया जो है वो कह रहा है कि कैसे हो गया ये, इसका मतलब क्या है कि अगर अब पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा तो क्या हमारा दोस्त सऊदिया वो भी हम पे हमला कर देगा। ये एक उनको बहुत बड़ी फिक्र खाई जा रही है। उनको ये फिक्र नहीं खाई जा रही कि हमला होगा या क्या होगा, फिक्र अब ये है कि अब कश्मीर के मामले का क्या होगा। फैसल डर उस जंग का लगा हुआ ना जो आप हार चुके हैं। तो पहले तो इट वाज जस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नाउ इट इज गोइंग टू बी सऊदी अरब प्लस पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, एड चाइना, तुर्की एंड अजरबैजान। सो दैट डजंट लुक गुड फॉर इंडिया मेरे ख्याल में। अच्छा, जब तक मसूद साहब आते हैं, मैं दोबारा से जो है वो जॉर्ज के पास में जाना चाहूँगा। तो जॉर्ज साहब, यस यू टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड डाइवर्जेंस, ये बिल्कुल ठीक बात है,
लेकिन जो मैंने सवाल किया था डॉक्टर हुमा से, वो मैं अगर आपकी तरफ थ्रो करूं, वाइडर पर्सपेक्टिव में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप इस तमाम तर मामले को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान इज गेटिंग वर्ड आउट ऑफ इट। कल ये बात हुई, परसों जब ये चीज़ आई थी, बड़ी ब्रेकिंग सामने आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि इट्स गोइंग टू बी ट्रेनिंग वर्सेस ट्रेडिंग, कि पाकिस्तान जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करेगा इनका, और वी आर गोइंग टू हैव समथिंग आउट ऑफ इट। सो पाकिस्तान सिर्फ अस्करी या तहफ़्फ़ुज़ के मामले पे नहीं, दीगर मामलात पे उसको क्या मिलने जा रहा है, ये बताइए। आप देखिए जब इस किस्म की आपके आपस में स्ट्रेटेजिक जो है ना कन्वर्जेंसेस होती हैं और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनते हैं, तो देखिए सऊदी अरब की स्ट्रेंथ्स क्या है। सऊदी अरब जो है बहुत बड़ी इक़्तिसादी ताकत है जो है, और वहाँ पे ज़ाहिर है इतनी बड़ी डियास्पोरा हमारी है, उसमें जिस तरह से सऊदी अरब अपनी इकॉनमी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे अगर वो चाहें पॉलिसी तो उसमें बहुत ज़्यादा मौके और भी हो सकते हैं। ट्रेड पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान उसके भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसी तरह ये है कि देखें पाकिस्तान जो है जब आप इस किस्म को मुआहदा करते हैं तो उसमें फिर आपको आपस में जो है ना कि जो आपकी दिफाई सलाहियत होती है उसको भी कभी आप चाहते हैं कि दोनों तरफ वो बढ़े, तो उसमें सऊदी अगर मदद करना चाहें तो जाहिर है उनके पास किस्म के, उन्होंने तो पिछले 10-15 साल में सिर्फ अमेरिका से कुछ $100 अरब का असला लिया है, तो पाकिस्तान तो आपको हमारे रिसोर्सेज तो उस मामले में खास से ज्यादा कम है। तो अगर जाहिर है कि इक्विपमेंट के मामले में इस मादे की मैंने ज़ाहिर डिटेल्स तो नहीं देखी, लेकिन उसमें ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि पाकिस्तान की जो डिफेंस और फिर डिफेंस प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स भी बन सकते हैं मुश्तरका, क्योंकि पाकिस्तान की खासी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन भी है। पाकिस्तान दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब में ट्रेनिंग वगैरह के तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि आपको जब ऐसा मुआहदा होता है उसके बाद आपको एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, तो वो भी कायम करनी होती है दोनों फौजों के दरमियान, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जाहिर है आपस में की जरूरत। ठीक है जौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर शो। और जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान को उससे क्या हासिल होगा, आई जस्ट वेंट थ्रू अ पोस्ट ऑन फेसबुक, और वो बड़ी मज़ाहिया सी बात है कि पाकिस्तानियों को जब सऊदी का ग्रीन पासपोर्ट जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो ग्रीन कार्ड जैसी फीलिंग आ रही होगी। out of joke, but that brings us अभी का ब्रेक के लिए। See you after this. फिर खुशामदीद, लेट्स टॉक अबाउट द फ्लड्स। एक्चुअली यस, सैलाबी सूरत हाल अब कहाँ ज़्यादा उसका पानी का बहाव बढ़ रहा है, कहाँ सूरत हाल अब आउट ऑफ डेंजर हो गई है, ये जानना ज़रूरी है। तो पंजाब के बाद एज़ वी नो कि दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सक्खर से मुंसलिक जो इलाके हैं वो इसकी वजह से मुतासर भी हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वहाँ के एक्चुअल फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। शाहिद बताइएगा, व्हाट्स द सिचुएशन देयर? देखिए, जो सक्खर बैराज से अब ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला निकलकर कोसी बैराज की तरफ जा रहा है, सूरत हाल ये है कि इस सैलाबी रेले ने अब तबाही मचाना शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो जितने भी यहाँ देही इलाके हैं, पहले ही गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान जो सैलाबी रेला गुजर रहा था उससे हजारों एकड़ अराजी कच्चे की जेर आब आई, और चावल की फसलें, कपास की फसलें, मुख्तलिफ अजनास की फसलें, ये तमाम की तमाम तबाह बर्बाद हुई हैं। तो अभी कबल वक्त ये कहना जो है वो गलत होगा कि सिंध में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिंध में बेअंदाजा नुकसान हो रहा है। अच्छा। और ये नुकसान जो है उसके असरात जो है वो आगे जाके सामने आएंगे। इस वक्त जो है गुज़िश्ता रात ही जो है 2 जमींदारी बन टूटे हैं सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में, और दर्जनों जहाज ज़ेरे आब आए हैं रात के वक्त। बोल न्यूज़ ने ये खबर रात के वक्त भी ब्रेक की थी। मकसद ये कि हम सैलाब पर पूरी निगाह रखे हुए हैं, लेकिन अभी जो है सिंध में जो है वो बेअंदाजा नुकसानात फसलों के हुए हैं। ये ठीक है कि पंजाब में जिस तरह जानी नुकसानात हुए हैं उस तरह के नुकसानात यहाँ नहीं हुए हैं, क्योंकि सिंध इंतजामिया अलर्ट थी, सिंध हुकूमत अलर्ट थी, महकमा आपाशी अलर्ट था, और सारे बंदों की निगरानी की जा रही थी, इसलिए हमारे यहाँ बंद इंटैक्ट थे। पंजाब में जो नुकसानात हुए हैं उसकी वजह शायद ये है कि शहरों को बचाने के लिए शिगाफ जो डाले गए उसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा फैल गया, लेकिन सिंध में ये मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ दरियाए सिंध गुजर रहा है, यहाँ कहीं शिगाफ डाला नहीं जा सकता। शिगाफ डालने का मकसद है कि आप आधे सिंध को डुबो दें, तो यहाँ सूरत हाल दूसरी है। लेकिन यहाँ बेअंदाजा नुकसानात हुए हैं फसलों के। चावल की फसल बुरी तरह बर्बाद हुई है। ये जो गुड्डू का बैराज है ये जिला कशमोर में आता है, और जिला कशमोर जो है
ये चावल की फसल के लिए मशहूर है। तंगवानी, गौसपुर, ये जैकोबाद के तमाम इलाके, यहाँ चावल की बहुत ज्यादा फसल है। और अगर मैं आपको बताऊं, जो सिंध की कैश क्रॉप है वो कपास है। और आपको पता है कि घोटकी जिला जो है वो बुरी तरह सैलाब की कच्चे में जो है वो सैलाब हुक्काम तो ये कह रहे थे कि जी चावल की फसल के लिए जितना पानी यहाँ पर आना है उतना जरूरी है, उतना अच्छा है। दूसरा, कपास के इफेक्ट्स के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ऐसी कोई फसल यहाँ पर लगनी नहीं है इस मौसम में जिसको ज्यादा नुकसान होगा। तो क्या ये मिसकैलकुलेशन था फिर सिंध हुकूमत का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब भी देखें सैलाब आता है और ऊंचे दर्जे का सैलाब आता है, वो नुकसान जरूर करता है। ये ठीक है कि सिंध हुकूमत अलर्ट थी और खुद यानी कि चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी के, वो खुद भी जो है वो रोजाना जो है इसकी अपडेट लेते थे कि किसी भी सूरत से जानी और माली नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके यानी मवेशियों को भी महफूज किया जाए, इस हद तक जो है यहाँ तैयारियां की गई थी। ये बड़ी अच्छी बात है। पहली मरतबा सिंध हुकूमत इसमें अलर्ट नजर आई। लेकिन आप देखें कि कपास जो है, ये घोटकी जिला जो है पूरा कपास की बेल्ट है। ये खैरपुर जिला, घोटकी जिला, और आप देखें खैरपुर कच्चे में तमाम में पानी ही पानी मौजूद है। उसकी वजह से ये कपास की फसल, ये हमारी कैश क्रॉप है। इस इलाके में दर्जनों कॉटन फैक्ट्रीज हैं, ये हमारी कैश क्रॉप है। और सिंध की कपास बहुत अच्छी होती है। सिंध बल्कि जनूबी पंजाब जो ये रहीम यार खान, खानपुर और ये तमाम इलाके हैं, यहाँ की कपास बहुत अच्छी होती है। यहाँ भी जो है आपने देखा जनूबी पंजाब में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। ये तमाम की तमाम फसल की मुतासर हुई है कपास की, ये हमारी कैश क्रॉप थी। इसके अलावा जो यहाँ अभी सिंध में मुतासर हो रही है, वो चावल की फसलें पूरी तरह मुतासर हुई हैं। क्योंकि चावल की फसल के लिए पानी ठीक है, लेकिन इतना पानी नहीं कि चावल की फसल के ऊपर 2 या 2.5 फुट पानी मौजूद हो। अभी जो रात जमींदारा बंद टूटे हैं 2 सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में, उसने सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल पूरी तरह डुबो दी। 2-2, 2.5 फुट वहां पानी खड़ा है फसल के ऊपर। और उसके साथ साथ केले के बागात में 2-2, 2.5 फुट पानी मौजूद है। खजूर के बागात में चले इतना नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन केले की फसल और जो चावल की फसल है और कपास की फसल, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो बुरी तरह सिंध में मुतासर हुई हैं। ये आपको आगे चलकर पता चलेगा जब सिंध हुकूमत इसके आदाद व शुमार जारी करेगी। क्योंकि अभी सैलाबी सक्खर बैराज से निकला है। ये दादू मोरो से होता हुआ हैदराबाद की तरफ जा रहा है। दादू मोरो, ये पूरा दादू का इलाका और उसके अलावा ठट्टा का इलाका, जाती का इलाका, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरह सैलाबी पानी से मुतासर होते हैं। शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब जरा हम मजीद हैं रेस्क्यू 122 के ठट्टा बम्बो डिवीजन के रीजनल मैनेजर वजीर जोर हमारे साथ मौजूद है। वजीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये एक तो सक्खर का डिवीज़न है, ये तो अलग सेंट्रल वाला ये वाला जो है ठट्टा वाला जो है डिवीज़न, यहाँ पे क्या सूरत हाल है सैलाब की और कितना काम किया आप लोगों ने? व्हाट आर द स्टैट्स, प्लीज़ बताइए। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बोल लिया मुझे। मजमूई तौर पर सर अगर देखा जाए तो कोटड़ी बैराज पे अभी जो रिसेंट जो पानी का आउटफ्लो चल रहा है वो सर 3 लाख के करीब पानी चल रहा है। वैसे तो हमारा अभी कच्चा जो है वो कोई 70% अभी कच्चे के अंदर पानी आ गया है और लोग इसमें 70% जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, साथ में हमें ये भी बताइएगा कितने लोग अफेक्ट हुए हैं यहाँ पे, उनकी तादाद क्या है, औरतों की, बच्चों की, ज़रा ये बताइए। सर यहाँ पे तकरीबन कोई 12,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन बंद टेंट लगा के वहाँ पे बिठाया हुआ है। और कुछ लोग जो है ना वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ मूव हो गए हैं, तो उनको सर जो राशन है या जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो रेस्क्यू SIHS 1112 की टीमें राउंड द क्लॉक रेडी हैं जो उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा प्रोएक्टिव रोल है यहाँ पे। मीडिया ने माशाल्लाह अगर देखा जाए तो उसका अच्छा और पॉजिटिव रोल रहा है। आल स्टेक होल्डर इंटीग्रेशन है जी। तो कोई ऐसा मुश्किलात नहीं है कि लोगों को परेशानी का सामना देखना पड़े, कोई क्राइसिस नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि कब तक इस पर नंबर सामने आ सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये अभी इलाका दर इलाका पानी का फैलाव है और ऐसे में अभी टोटल नंबर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कोई एक रैंडम आइडिया लगाया गया है कि पानी यहाँ से गुजर जाने में इतना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल से क्योंकि हम जो इंडस डेल्टा की तरफ अगर देखें, कोटड़ी डाउन स्ट्रीम से पानी जो समंदर की तरफ बड़ा तेजी से जा रहा है
तो ये इतना हमें जो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप शक्कर की अगर हम सूरत-हाल देखें तो शक्कर में भी कल से आज तक हम देखें 64,000 जो पानी है वो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे जब कोटली पे पानी पहुंचेगा तो इंडस डेल्टा का पानी वो इजीली समुद्र में चला जाएगा। इंशाल्लाह कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। वजीर साहब, एक चीज़ मैं जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जो आपका डिवीज़न है तो वो कोस्टल बेल्ट भी है, और दूसरा ये कि वहाँ पे कितने कैंप्स वगैरह कायम किए गए हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ये बताइए। सर टेंट्स वहाँ पे प्रोटेक्शन बंद पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने टेंट्स लगा दिए हैं। वहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको बिठाया गया है। वहाँ पे उनकी सारी फैसिलिटीज को जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो देख रही है। हेल्थ की फैसिलिटीज को SIHS 1122 और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों मिलके ये ज्वाइंट इंटरवेंशन कर रहे हैं। लोगों को अराउंड द क्लॉक हेल्थ की सहूलियात मुयसर कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट कोई सीरियस है या क्रिटिकल है तो उसको टर्शरी केयर हम रेफर करते हैं इमीडिएट बेसिस पे। सर सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया वज़ीर ज़ोहर साहब फॉर योर टाइम। अब हमें अच्छा लगा ये सब चीज़ें जानकर कि आप बता रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पर सारा इंतज़ाम जो है वो अंडर कंट्रोल है और पानी समंदर में तेज़ी से जा रहा है, जिससे उतना नुकसान नहीं है और रिकवरी भी और रिहेबिलिटेशन भी तेज़ी से हो सकेगी। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इससे पहले हम सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। जब हम सिंध की बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि जो एक्सपेक्टेड था राइस के लिए कि जी वहाँ पर तो कुछ हो सकता है शायद, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारी कैश क्रॉप, जब हम कपास की बात करते हैं तो इसके साथ हमें और कितने नुकसान होंगे, ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचेगा उससे मेरे फैसल आपके बजट पर क्या फ़र्क आएगा, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट। और इसी सिलसिले हमने हाजी रऊफ साहब को एक दफ़ा फिर से ज़हमत दी अपने शो में। आप चेयरमैन हैं होलसेल ग्रॉसरीज एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अब ये परेशान हैं और परेशानी हमारी ये है कि हमें तो ये कैलकुलेशन बताई गई थी जिसमें कहा गया था कि भाई चावल की फसल है इतनी मुतासर नहीं होगी, उसे वैसे भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि फसल से भी 2-2.5 फीट ऊपर का पानी है। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं, चावल हमें महंगा मिलेगा, गंदम हमें महंगी मिलेगी, कपड़े महंगे हो जाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले लेते हैं चावल को। देखें चावल में पानी उतर रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो आइडिया है वो तखमीना है कि 10-12% डैमेजेस होंगे और 90% हमारा क्रॉप अच्छा होगा। अच्छा। यानी सिंध साइड भी और पंजाब साइड भी। और यही हमें सोचना पड़ेगा कि ज़राअत पे तवज्जो देनी है हमें, और ये जो सैलाबी सूरत हाल होती है उससे नाजायज फायदा भी उठाते हैं। आपने दूसरी बात की कि वो गंदम वगैरह, देखें आप पहले तो ये सोचने की कोशिश करें हम कि हमने प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की। प्रोक्योरमेंट हमें लाजमी करनी थी, क्योंकि जब तक सपोर्ट प्राइस आप किसान को नहीं देंगे, हारियों को नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है उनका जो गंदम 2000 और 2200 मन 50 रुपए 55 रुपए किलो बिका, वो 100 रुपए किलो गंदम हो गई। चारों सूबों में मुख्तलिफ रेट है। और मैं चावल के लिए यही कहूँगा कि देखें अभी मूंजी होती है चावल की, जो अभी हमारा सिंध का क्रॉप भी स्टार्ट हुआ है, तो मूंजी में उसका छिलका उतार के सीड मिलों में जा रहा है। ये एक लम्हा फिक्री है कि ये गंदम भी फीड मिलों में गई और ये भी जानवरों की खुराक। सवाल ये होता है कि हमारे फार्मर को मनाते क्यों नहीं दी जाती। पिछले साल भी चावल में लोगों ने नुकसान किया, ये साल भी ऐसा ही है कि इंडिया बीट कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि चावल का जो नॉन बासमती का क्रॉप होता है 7 लाख टन का, और बासमती का होता है तकरीबन 35 लाख टन, जिसमें हमारी खपत होती है 27 लाख टन लोकल और 8 लाख टन एक्सपोर्ट होता है। अब ये सवाल ये होता है कि हमें इंडिया से भी करना पड़ता है, इसलिए हमें वो एक्सपोर्ट की रेमिडेंस नहीं आ रहा है। जो 2 साल पहले $4 अरब का जो एक्सपोर्ट हुआ वो इस साल हमें कम दिख रहा है, पिछले साल भी कम हुआ है। और गंदम का जब तक आप लेंगे, जब गंदम ऐसी चीज है भाई कि रोटी आटा बनेगा और रोटी के बगैर तो गुजारा हो नहीं सकता। 30-35 लाख आदमी बेरोजगार हैं और उनको किसानों को कोई मराहत नहीं दी गई, कोई उनके कपड़े भी नहीं है, रोजी रोटी के लिए भी कुछ नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि इलीट क्लास के लिए ये मुल्क नहीं बना है।
मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एलीट क्लास के लिए नहीं बना है। देखिए गुर्बत की लकीर से 50% नीचे आ चुके हैं लोग। आप बेसिक दरमियाना तबका भी ले लेंगे ना तो ग्रोसरी अफेक्ट नहीं, ग्रोसरी के बिल अदा नहीं कर सकता, गैस के बिल अदा नहीं कर सकता, बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता, पीछे नहीं बैठ सकता, बीमारी सीमारी में कुछ भी नहीं कर सकता। 30-35 हजार वाला आदमी कहाँ जाएगा? आप बताएं, गुर्बत की लकीर से मुसलसल हम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो 13 करोड़ अवाम हुई, 13 करोड़ अवाम को ये माफिया जो हमारे गंदम की माफिया हो गई, एक शुगर की माफिया। आप ये बताएं कि उससे इनकम टैक्स के चेयरमैन, जो चेयरमैन इनकम टैक्स हैं, वो भी देखे ना कि ये डबल रेट हो गए तो उनके ऊपर क्या कुछ टैक्स की छूट नहीं है, ये पैसे कहां से आते हैं, ये भी तो पूछा जाए ना। अच्छा, आपने इब्राहिम साहब आपने जो बात की कि चले चावल तो एक तरफ बेहतरी की इसमें गुंजाइश है, अभी सिर्फ चावल तो नहीं खाना ना हमने, चावल के साथ हमारी मेजेज हैं, पल्सेज हैं, हमारे हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, शुगर केन से लेके बनाना तक, सिंध की बात करें तो सिंध में केले की जो फसल है वो पूरे पाकिस्तान की सबसे अच्छी है ना, तो वो चीज़ हो गई। तो एक सिर्फ चावल नहीं है कि जो अगर अफेक्ट हुआ नहीं हुआ, दिस इज़ वन थिंग। प्रॉब्लम ये है कि पूरी क्रॉप की, चाहे स्टेपल क्रॉप की बात करें चाहे कैश क्रॉप की बात करें, एक हमें वाइड अंदाज़ा दीजिए कि अगले साल हम क्या एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं। सादिया ने तो एक डोमेस्टिक बात की कि यार हमारे पास खाने को चावल नहीं है, गंदम नहीं है, बड़ी तरह हम मजीद बाहर से मंगाने जा रहे हैं। फिर प्रॉब्लम ये, इससे मेरा एक्सपोर्ट को कितना अफेक्ट करेगा? इससे हमारा दूसरा भी सवाल इससे नथी है, ये जो हम कार्रवाइयां डालते हैं कि पहले चीनी इतनी पैदा करते, फिर कहते हैं बाहर निकालो बाहर निकालो, उसकी होती है शॉर्टेज, फिर कहते हैं बाहर से मंगाओ, ये अगले साल ये करने के मुतामिल हो सकेंगे हम? देखें, बात मैं आपको कहूं कि जब जखीरा अंदोजों को इतनी खुली छूट दी जाए, सपोर्ट प्राइस भी किसान को ना दी जाए जैसे दूसरी कंट्रियों में, तो ये हमारे लम्हा फिक्रिया हो जाता है। 2000 स्टेक होल्डर होते हैं जो जखीरा भी करते हैं। और शुगर के लिए आप जो बात कर रहे हैं, वो उसमें क्या हुआ, काटल बना शुगर का, इसके बाद यानी सट्टा माफिया। और जब आप ये लम्हात देखेंगे तो वही एलीट क्लास लोग हैं जो इस पे हुकूमत कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ, दालों की बात की आपने, दालों में देखें अल्लाह ने बड़ा करम किया है। और दालों में हमारे जितने इम्पोर्टर थे उन्होंने सैलाब की सूरत हाल से नाजायज फायदा नहीं उठाया। अच्छा, इसकी वजह ये कि थ्रू आउट नीचे जाती गई। जब इंडिया बाइंग नहीं करता ना, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है जो दालों और सब्जी पे चलती है, वो बाइंग नहीं कर रहा है। और 2027 में उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम खुद कफील हो जाएंगे, दालों में हमें कोई इम्पोर्ट नहीं करनी। और इस साल इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। $700 का काला चना मैं आपको बता रहा हूँ $500 हो गया। अब व्हाइट चना $800 का $600 हो गया। अब ऐसे ही लेते जाएंगे। मसूर जो $700 हुआ करता था आज $500 हो गया। दालों में कमी वाकई हो रही है। देखें, कुदरत का निजाम है, एक इंसान का निजाम है। कुदरत जो चाहता है वो होता है। और देखें, ये आप 1 किलो में 40 आदमी खा लेते हैं दाल में। अब रोटी बेसिक है। आपको मैं यही बता रहा हूँ कि अगर हमने इकदाम बर वक्त नहीं किए, चारों सूबाई हुकूमतें बैठे एक टेबल पे, चारों सूबाई वज़ीर आला, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल इसमें बैठे हैं कि गंदम का हमने कोहराम किस तरह मचा दिया है। देखें, कुछ भी ना लोगों के पास, तो सूखी रोटी से भी खा लेते हैं। आप सैलाब में चले ना तो 2 रोटी के भी ये मुश्किल है उनको। और कुकिंग ऑयल देखें, ओवर इम्पोर्ट है कुकिंग ऑयल का भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुकिंग ऑयल में हमारे पास कोई किल्लत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इम्पोर्ट पॉलिसी नहीं बनी है। कुकिंग ऑयल ओवर इम्पोर्ट, दालें ओवर इम्पोर्ट, ज़र मुबादला हमारा जाया होता है। हमारे को पता है कि 18 लाख टन दालें इम्पोर्ट करने हैं बेसिक, तो आप 27 लाख कैसे आती हैं? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा अब्दुल रऊफ साहब, एंड वी डेफिनेटली विल आपको दोबारा बुलाकर इस पर बात करते हैं। अभी वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये थे हम, और उस दिन जो हमने एक बात की थी कि यू नो हैव वी स्टिल, हमने कुछ मैनेज किया है कि नेचुरल डिजास्टर्स के लिए हम कुछ पहले से तय करें व्हेन द बजट कम्स। वेल, दैट इज अ नेशनल डिजास्टर नाउ। यस, यू हैव पुट इट राइट। The natural disaster has turned into national disaster for us anyways, तो उस पर आइंदा भी बात करेंगे। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं सादिया, कुछ जरा
चेंज करते हैं फ्लो ऑफ द शो, कुछ ज़रा सेहत की बात करें। सितंबर ख़त्म होने को है। टू से फ्रॉम फ्लो टू फ्लू। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो सिचुएशन ये है कि सितंबर ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर शुरू हो रहा है, यानी कि एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा, बीच में थोड़ा बहुत खिज़ा का, उसके बाद शुरू होगी सर्दी, और जैसे शुरू होगी उसके बाद यहाँ सब लाइन लगा के आ रहे होंगे, यार आज नज़ला है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या करें, द फ्लू थिंग। अब इसमें एक चीज़ ये है, और वो है कि फ्लू शॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ये कहाँ अवेलेबल हैं, कितने इफेक्टिव हैं, कब लगाना चाहिए, किनको लगाना चाहिए, द एज एंड ऑल, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर गज़ल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फ्लू शॉट, लेकिन इसके हवाले से कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स पे बाद में बात करेंगे। ये बताइए कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम कि ये फ्लू शॉट लगा लिया जाए, और उससे फिर क्या वाकई ऐसा है कि फिर आपकी सर्दी बड़ी आराम से निकल जाती है, आप फ्लू वगैरह से बचे होते हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू। डेफिनेटली ये जो फ्लू का सीज़न है वो ईयरली बेसिस पे हम सब कभी ना कभी इसका शिकार रहे हैं, और दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि हर मुल्क में, हर दुनिया के हर शहर में जो है इसे लोग फेस करते हैं। फ्लू शॉट जो है बेसिकली वैक्सीन है, और वैक्सीन आपको पता है आपकी प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए होती हैं। वायरल की जो बीमारियां होती हैं उनका कोई ऐसा इलाज है नहीं, क्योंकि वायरस एक तो चेंजेबल नेचर का होता है और वायरस अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तो फ्लू शॉट्स जो हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए है, और इन्फ्लुएंजा वायरस जो दिसंबर का महीना होता है इसमें पीक पे अपना इन्फेक्शन फैलाता है। तो प्रिवेंशन हमें पहले से करनी चाहिए। ये सितंबर अक्टूबर इज़ अ बेस्ट मंथ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए। और क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा फ्लू भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली नमूनिया वगैरह का शिकार करवा देता है, तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये ईयरली बेसिस पे लगते हैं, और ये आपको तकरीबन 6 से 8 महीनों तक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब एक मुझे ये बताएगा कि अब जब आपने कहा कि आपके इम्यून के लिए अच्छा है, और निमोनिया से इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये कि निमोनिया हो जाए, वो हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं या फिर यंग होते हैं बच्चे 1 साल से नीचे, या फिर ये कि ओवर 50s में जाकर ये ज़रा सीवियर अफेक्ट दे सकता है निमोनिया की। अगर मैं बात करें, मेरे जहन में ये आ रहा था कि अभी वेदर चल रहा है, बारिशों का सीज़न अक्रॉस, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको फ्लू हो रहा था। That runny nose is influenza or it is seasonal thing? Basically, there is a difference between common cold and influenza. Both are viral diseases. इसमें कुछ differences हैं इनके symptom में। अच्छा। तो जब ये सिम्टम अपीयर होते हैं, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसका ज़रा शिद्दत के साथ, यूँ कह लीजिए एग्रेसिव सा बिहेवियर होता है, फीवर, चिल्स, पेन, ये सारा कुछ। जबकि कॉमन कोल्ड बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है और ये इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाता। तो इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे सीजन चेंज होता है, थोड़ी सर्दी सी महसूस होती है तो कॉमन कोल्ड ज़्यादा जो है वो अटैक करते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस का एक पर्टिकुलर सीजन है जो अपने पीक पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में रहता है। और क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर साहिबा, क्या ये हम कोई कॉमन फ्लू जो है उसके लिए भी कोई शॉट्स लग सकते हैं, क्योंकि वो भी एक वायरल डिजीज ही है? देखिए, ये जो भी वैक्सीन बनती है वो स्पेसिफिक वायरल के लिए बनती है। तो जो आप फ्लू शॉट कह रहे हैं ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए बनी है, तो ये उसी के लिए दी जाएगी। और जहां तक एज ग्रुप की आपने बात की थी, तो अकॉर्डिंग टू CDC जो कि यूएस का इदारा है, वो 6 महीने की उम्र से लेकर आपके 50 साल से अबव उम्र तक के लोगों को ये फ्लू शॉट्स दिए जाने चाहिए, रिकमेंडेड है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, नाउ द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ ये कहाँ बिल है? अगर आप कह रही हैं कि ये वैक्सीन है तो क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है? एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अब कौन सा बेहतर है टाइम इसको लगाने के लिए? अगर सिंध की, कराची की बात करें, लाइक अभी जाके कोई लगवा सकता है या फिर अक्टूबर का वेट करे, सर्दी आने का वेट करे?
नहीं जी, हमें प्रिवेंशन पहले से चाहिए होती है, तो जो बेस्ट टाइम है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक आप ये वैक्सीन ले सकते हैं, लगवा सकते हैं। इट इज इजीली अवेलेबल। गवर्नमेंट के एपीआई प्रोग्राम में आई गेस अभी नहीं शामिल है, बट इट इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। तो इसको आसानी से किसी भी अच्छे फार्मेसी से लेकर इसको लगाया जा सकता है, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर योर टाइम। हम दोनों के लिए, लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जिनके घर पे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, अब आफ्टर 45 क्या उनको भी ये शॉट्स लगाने चाहिए, जिसका आंसर आपने दे दिया। तो आई थिंक इस बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल। ओके, अभी एक ले रहे हैं ब्रेक, उसके बाद होंगे दोबारा हाजिर, कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई हमें, बट यू नो व्हाट, यू स्टिल आर प्राइड। हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम की। गुज़िश्ता रोज़ टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला था। अरशद नदीम मेडल तो नहीं जीत सके, बट आपको मैं ये बता दूं कि ही ट्राइड हिज बेस्ट। और इन्होंने फिर, अरशद नदीम ने ट्विटर एक्स का सहारा लिया और उन्होंने पैगाम पे कौम से माजरत की, जिसको पूरी कौम ने कहा होगा कि सर आपको मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आप प्राइड हमारे मुल्क के लिए लेकर आए, एंड वी नो कि दोबारा जब ये भाला आपके हाथ में, नेज़ा जब आपके हाथ में आएगा, तो आप दोबारा से हमारा सर फखर से बुलंद करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो नतीजा तो हासिल नहीं हो सका जिसकी उम्मीद थी, लेकिन फ़ख्र है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपने वतन की उन्होंने नुमाइंदगी की। इस वक्त हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ अहमद अरशद नदीम के भाई शाहिद अजीम के साथ मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। और यू नो, वो तो डिसअपॉइंट हैं अरशद, लेकिन हम उनके साथ डिसअपॉइंट नहीं हैं। ऑब्वियसली वी हैव हाई होप्स। तो बताइएगा ज़रा, वहाँ पर क्या माहौल आपने देखा और क्या कहना था जब नहीं हो सका अगले राउंड के लिए क्वालिफाई? तो जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ टोक्यो में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अरशद नदीम गोल्ड मेडल तो ना जीत सके, लेकिन दिल ज़रूर जीत लिए। शाह सवार ही मैदानों में मेरे साथ इस वक्त अरशद नदीम के बड़े भाई शाहिद अजीम मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कल के मैच के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की। अरशद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी थ्रो की, क्योंकि सबको पता है कि अरशद भाई इंजर्ड थे। यूके से उसने अपना ऑपरेशन कराया था, उसको 20-25 दिन हुए थे अभी वापस आए हुए। तो पाकिस्तान के पास तो वो मुतबादिल प्लेयर ही नहीं है, तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इंजरी गेम का हिस्सा है। आपको पता है अरशद भाई ने पहले भी 92-97 थ्रो करके अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पहला रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह क्रिकेट पे वो तवज्जो देते हैं, एथलेटिक पे भी तवज्जो दें, ताकि ज़्यादा प्लेयर आगे आएँ, ज़्यादा बंदे की हौसला अफजाई हो। और इंशाल्लाह अरशद पाकिस्तान का हीरो है, ये पाकिस्तान को कभी भी यूज़ नहीं करता। इस वक्त भी उसको इंजरी थी जिसकी वजह से वो अच्छी थ्रो नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जितने भी मुकाबले होंगे अरशद भाई इंशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, अपनी इंजरी को बहाल करेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लेने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि उनके भाई शाहिद अजीम का कहना था कि अरशद नदीम भाई ने एक अच्छी थ्रो इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि वो इंजरी में मुब्तला थे। तो इंशाल्लाह वो अपनी इंजरी को रिकवर करके दोबारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान के लिए कई गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। जी थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मैं वो जो कह रहे थे ना कि वो उनका ये कहना है कि जिस तरह से क्रिकेट पर तवज्जो दी जाती है, अब तो क्रिकेट पर भी हम कह रहे हैं कि तवज्जो दे ले। क्या हो रहा है जो ये हो रहा है? अरे नहीं, जो हुआ है कल तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। क्रिकेट एस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बट ओवरऑल यस व्हाट यू सेइंग इज राइट। बहुत अच्छा हुआ। कल ये हुआ कि जनाब एशिया कप का मैच था श्रीलंका और अफगानिस्तान का। होना ये था कि श्रीलंका पे होप्स थी दो टीमों की, अफगानिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी, क्योंकि श्रीलंका अफगानिस्तान से हारता तो बांग्लादेश आगे चली नहीं फिर अफगानिस्तान बाहर जाती, और अगर श्रीलंका जीत जाता, जो कि अगर नहीं हो गया, तो फिर वो हुआ कि अफगानिस्तान अब बाहर चली गई है। नंबर 2 इज पता नहीं, वो तो ग्रुप की नंबर 4 है, टूर्नामेंट की नंबर कहाँ जाएगी वो हमें पता नहीं है। साथ साथ पड़ोसियों ने जो है वो चेंज भी कर ले नंबर। वो तो कह रहे हैं, हम तो कहते हैं श्रीलंका नंबर 2 है। अच्छा। श्रीलंका नंबर 2 है, हाँ। लेकिन कल का बड़ा इवेंटफुल मैच था। इसमें हमें क्रिकेट पे तो हमें बात करनी ही चाहिए, बट मीनवाइल एक और बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ, और वो ये कि जो स्पिनर थे वेलालागे, उनके वालिद को हार्ट अटैक आया ड्यूरिंग वॉचिंग द मैच।
और वो जान की बाजी भी हार गए, which was a very sad incident. So this is, you know, things which happen. Yes. तो जनाब हम ज़रा बात कर लेते हैं क्रिकेट के तमाम तर मामलात पे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, और गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे कि आप कहते हैं, अब तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग दोनों ही हमारी साथ साथ है, लेकिन इट वाज नॉट अ गुड नाइट फॉर अफगानिस्तान। इट वाज, हाँ, तो हाउ डू यू सम अप द थिंग? हमने कल रात भी बात की और उसके बाद भी हम बात कर रहे हैं, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद अफगानिस्तान, खास तौर पे उस वक्त जब उन्होंने एक ऐसी पिच पे बड़ा टारगेट सेट कर दिया था जहां इतना बड़ा टारगेट ना सेट होता है और ना चेज होता है। और मुझे फवाद भी लग रहा है देयर माइंड वेंट रॉन्ग, दैट्स व्हाट हैपेंड विद देम। देखिए, मुझे ये लगता है कल का मैच तो खैर वो अच्छा खेले श्रीलंकन, उसमें कोई डाउट नहीं है। 170 बहुत बड़ा टारगेट था जिस तरह से चेज किया। जो पिछला मैच वो हारे हैं बेसिकली टूर्नामेंट से, वो पिछले मैच की वजह से बाहर हुए। ये मैच तो श्रीलंका बहुत आला खेला, पिछला वो बहुत आला, बहुत बुरा हारे। और साथ साथ जो थोड़ा एटीट्यूड था ना, वो जो एरोगेंस है ना, वो उतनी बड़ी टीम बनी नहीं थी जितनी आ गई थी। आनी तो वैसे बड़ी टीम को भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो हमारी एग्रेसिव और बहुत ज्यादा वो शो कर रहे थे, पॉजिटिव और एग्रेसिव में फर्क होता है। आप एग्रेसिव बन रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड अगर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो उतनी बड़ी टीम भी बनना पड़ता है। उतनी बड़ी टीम आप है नहीं। साथ साथ आपको याद होगा पहले दिन जब मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि हो सकता है टॉप ना करने, जो सेकंड की बात हो रही है, उसकी वजह ये कि उनकी बैटिंग ना 3 नेशन में क्लिक कर रही थी, ऊपर से रन नहीं हो रहे थे। वो टोटली डिपेंड करते थे नबी पे, और कल भी नबी ने डिलीवर किया, लेकिन ओवरऑल जो था वो परफॉर्म नहीं कर रहे। एंड बात हुई जो कल भी हम बात कर रहे थे कि अगर नबी और राशिद को इस टीम से निकाल दें तो फिर तो ये बहुत पीछे चली जाएगी। तो वो जो टीमों में हो रहा है ना कि जब आपके बड़े प्लेयर आते हैं तो आपका जो बेंच है जब उसको देखा जाता है तो वो फिर टीमें उन बड़े प्लेयर्स की वजह से तो टॉप पे रहती है, लेकिन अगर उनको हटा दें आप तो नजर आ रहा है कि बहुत नीचे चली गई हैं। और सेम विद अफगानिस्तान, अब उनकी नजर ही नहीं आ रही है। अब अगर वही राशिद के जो ओवर है वो अच्छे हो जाते हैं या नबी के हो जाते, बाकी ना मुजीब कर रहा है अच्छा, ना नूर कर रहा है, फास्ट बॉलिंग भी ठीक है, नवीन उनके अनफिट हो गए थे। तो खैर ओवरऑल अब उनके लिए लर्निंग है कि वो जो एक अपने अंदर से चीज आ गई थी कि कोई बहुत बेहतरीन टीम बन गए। और पहली बार उनपे प्रेशर पड़ा। सारे टूर्नामेंट्स अभी तक जो उन्होंने खेले उसमें कहीं ये नहीं था कि वो टॉप 4 में आएंगे या फाइनल खेल सकते हैं। जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना तो फिर आपका सही मायनों में इम्तिहान होता है। तो वो इम्तिहान अफगानिस्तान का इस बार था कि सारे कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान तो फाइनल खेलेगी। एक्चुअली जब आप पे ये प्रेशर पड़ता है तो भाई इससे पहले ना हर कोई ये बात करता था कि देखो अफगानिस्तान ने कैसे T20 में अपनी जगह बनाई, पहले ये बात होती थी। अब इस दफा आपने उन्हें नंबर दे दिया कि भाई तुम तो जगह बना ली, अब तुमने वो मकाम हासिल कर लिया बहुत जल्दी, जो बाकी टीमें नहीं कर पाई। तो उनको फाइनल खिलवा दिया था भाईजान, सब छोड़ें। हाँ, लेकिन अच्छा मेरे जहन में एक और भी चीज आ रही है कि 2 उनके सीनियर हैं नबी और राशिद, हम बार बार ये कहते हैं, उसमें राशिद इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों नजर आते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती। क्योंकि राशिद इवेंट से पहले ही एशिया कप का फाइनल खेल रहे थे। आपकी जब एक्सपेक्टेशन एंड कोशिश जो वो सोच ही आ जाती कि हम तो बाकी टीमें बहुत नीचे हैं, उनसे बहुत बेहतर हो गए। अब आप फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स को देख लें, बहुत सारों को कि जी अगर इंडिया को कोई हरा सकता है तो अफगानिस्तान, अगर कोई, तो भाई सोशल मीडिया पे तो आप देख ही रहे होते हैं ना। तो जब वो उनसे एक्सपेक्टेशन इस लेवल की हो गई है और टीम डिलीवर नहीं कर रही है तो फ्रस्ट्रेशन ही फिर निकल रहा होता है ना। ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं इस लेवल पे कभी खेलने का, ना भी कि कभी आप इवेंट में किसी फाइनल में तो इस तरह नहीं पहुंचे हैं ना। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है और वो बेसिकली तैयार इंडिया इस तरह से कर रहा था कि जी पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट है या वो शो ये किया जा रहा था, तो वो कम्पीट ही पाकिस्तान से करने लग गए थे। तो जब आप उस लेवल पे आते नहीं हैं और सोच में आ जाते हैं तो फिर यही कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है जो राशिद में नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा चलें, ये तो मैच हो गया ख़त्म और अब जो होना था वो तो हो गया। इस मैच में एक और बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ, मैं चाहूँगा उस पर हल्की सी बात कर लें फवाद भाई, फिर उसके बाद इंडिया ओमान की और आगे फिर इंडिया पाकिस्तान की भी बात करनी है। कल वेलल आगे जब तक 3 ओवर उन्होंने किए थे, बहुत ज़बरदस्त उनका सिचुएशन चल रही थी। लास्ट ओवर में उनको जो 5 छक्के पड़े, उनके वालिद ये मैच देख रहे थे बैक इन श्रीलंका। और हमारी बीइंग एशियन, साउथ एशियंस, क्रिकेट से इतनी इन्वॉल्वमेंट है, हम टीवी तोड़ते हैं, हम गुस्से में आते हैं,
फैंस सीट उखाड़ के एक दूसरे को मार रहे होते हैं। बट दिस वॉज समथिंग वेरी सैड। फवाद भाई, मैं चाहूँगा एज अ स्पोर्ट्समैन ये करियर में कितनी ज़्यादा लोगों के आते हैं। आई रिमेंबर विराट कोहली फादर डाइंग व्हेन वाज प्लेइंग एट रणजी इन दिल्ली। तो ये चीज़ें आती हैं स्पोर्ट्समैन के करियर में। वेरल आगे हैज़ टू गो बैक नाउ, उससे श्रीलंका को धचका भी लगेगा। देखिए, एक तो वो उनके कोच भी रहे हैं, शुरू से उनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाप का तो एक बहुत बड़ा झटका होता है। मेरे ख्याल से है भी ये यूएई से करीब, तो वो चले भी गए होंगे। बट अगर मैच, मैं वैसे भी बता रहा हूँ, जो देख रहे होते हैं, हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बड़ा सीरियस होकर मैच को देख रहे होते हैं। मेरी नज़र में आपको बड़ा एंजॉय करना चाहिए, और ये कोई आखिरी मैचेस नहीं होते। और आपको याद होगा बेन स्टोक्स को 4 छक्के पड़े थे, और उसके बाद दुनिया में क्या क्या तबाहियां बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए क्या कुछ जिता के दिया। तो ये खेल का हिस्सा है। वाइड बॉल में तो बड़ी आम सी चीज है। स्टुअर्ट ब्रॉड से 6 छक्के लगे थे, उसने 600 से ऊपर टेस्ट आउट किए हैं। तो ये बड़ा कॉमन चीज है। ये हमारे यहाँ जो खेल समझने वाले लोग नहीं है, देखने वाले नहीं है, वो बड़ा इस चीज पे वो हो जाते हैं जी, 6 छक्के, 5 खा लिए, 4 खा लिए। बट क्या हुआ, वो जो जिन्होंने मारे थे वो कहाँ है, जिन्होंने खाए थे वो कहाँ गए, ये भी सोचिए आप। ठीक है, एक आध बार पड़ जाता है, लेकिन इसका मुझे बहुत दुख है कि अब ये नहीं पता कि मेरे ख्याल से मैच के दौरान कुछ ज्यादा शॉक ले गए या क्या वजह बनी। ये कोई अकरिंग सिचुएशन भी हो सकती है कि उनकी तबीयत पहले से खराब हो, बहुत मुमकिन है कि ये कोई मैच भी देख रहे हो तो बट ये है कि इतना संजीदा होकर वैसे मैच देखना भी नहीं चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में जब आपका कोई हार्ट इशू होता है फवाद भाई, तो ऑलरेडी कोई भी एक्साइटमेंट भी उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, गुड और बैड, सो मे बी दैट इज। अच्छा, अब हम जरा यूएई वर्सेस इंडिया पे बात कर लेते हैं। ओमान वर्सेस इंडिया पे बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम सारे इंडिया लेकर बैठे हैं, एंड वी बीइंग द गुड स्पिरिटेड पीपल, हमें लगता है भाई जो टीम डिजर्व करती है आप उसको ड्यू क्रेडिट दें। अब मुझे ये बताएं कि आज का मैच तो जो होगा वो होगा, उसके बाद आ रहा है हमारा बड़ा मुकाबला। हाउ प्रिपेयर्ड वी आर, उस पर तो हम बात करेंगे हैंडशेक्स के ऊपर, बट जरा हाउ प्रिपेयर्ड आर वी, और हम क्या करने जा रहे हैं एक हार के बाद इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, हम उसी पोजीशन में हैं कि हम जीत सकते हैं, हम ये अल्फाज कहेंगे, वो कहेंगे वो जीत रहे हैं, ये फर्क है टीम में। और कल मैंने एक और आपके भी एक जगह बात की थी, वो ये है सादिया एंड फैसल, कि पाकिस्तान का खेल इतना ज़बरदस्त होता था कि हॉकी में इंदिरा गांधी साहिबा मैदान छोड़ के चली गई थी 5-1 जब हुआ, और 7-1 से पाकिस्तान एशिया कप जीता, वो मैदान में मौजूद थी। ठीक है, 2012 तो आप दोनों को याद होगा कि कैसे हसीना वाजिद साहिबा ट्रॉफी देने से इनकार करके मैदान छोड़ गई थी। तो जब तक हमारा खेल इतना अच्छा नहीं होगा ना, आप बाहर जितना भी शोर मचाते रहें, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर आप इस काम में अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। आप इस पे नहीं हो सकता कि आज आप शो अच्छा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, शो आपने अच्छा करना है, दिस इज योर जॉब। तो बात यही है कि हम उस मैदान के अंदर की तैयारी में हम उस तरीके की टीम नहीं बने जहां ये कहा जाता कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा। तो ये बात नहीं है। हम भी जब कहते हैं तो ऐसा पाकिस्तानी चाह रहे होते हैं, ख्वाहिश होती है, और अभी भी यही करेंगे। तो ठीक है, हमें हमारे एनालिसिस गलत हो सही हो, लेकिन कुछ जगहों पे आप अपने मुल्क के साथ जा रहे होते हैं तो वो हम भी जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि मुकाबला नहीं है। को आप 10 मैच करा दें तो 8 इंडिया जीत जाएगा, 2 हम जीत जाएंगे, तो हम 2 में से शायद हो सकता है संडे को वो एक गेम हो जाए। और प्लस हमारी टीम भी नहीं है, आप एक फखर जमान पे खेल रहे हैं। बाकी जिस किस्म की बैटिंग है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि हुसैन तलत बीच में से जिस तरह से खेलते हैं, थोड़े से समझदार बैटर हैं, उनको लेके आपने रात एक बात की थी जिसमें मैं रात तो सवाल नहीं कर सका, लेकिन मैं आपके साथ करता हूँ। आपने कहा था हुसैन तलत को लेकर आए हसन नवाज की जगह, डू यू स्टिल अडहर टू दैट, या फिर हसन नवाज को रखते हुए हुसैन तलत को टीम में लाए? बिकॉज लेट्स गिव दिस, हसन नवाज ने भले से छोटी टीमों के खिलाफ खेला है, ऑल्दो न्यूजीलैंड में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी बनाई एज एन ओपनर, बट जिस अमाउंट ऑफ टैलेंट वो है अभी, जिसको और मजीद निखरना है, उसको लेफ्ट आउट कर दें और हुसैन तलत को ले आए, या फिर दोनों को इकट्ठे रखें टीम में? देखिए, हम ये यहाँ पर उनको प्लेयर बनाने के लिए थोड़ी लेके आए। अब अगर वो फॉर्म में नहीं है, उनसे स्पिनर्स खेले ही नहीं जा रहे हैं, तो आप एक ऐसे प्लेयर को लाएंगे ना। यहाँ नजर ये आ रहा है, हमने पिछला मैच भी देखा कि जो आपने टोटल किया था इंडिया, वो भी 16-17 ओवर में जाके बनाया।
मसला सारा ये है कि यहाँ पर 170 से 180 करने हैं। तो अगर सलमान आगा और हुसैन तलक दो एक ऐसे प्लेयर आए कि जो खेल को लेके चलेंगे आगे, सिंगल डबल करते रहेंगे, तो हसन नवाज टाइप तो बाकी सारी हैं, सभी छक्के मार रहे हैं। तो जब सारे छक्के मार रहे हैं तो एक दो ऐसे प्लेयरों ने हमने देखा ना कि आखिर में अगर शाहीन नहीं होता तो शायद आप पहले ही आप यूएई के अगेंस्ट भी देख लें कि आप शायद 120 भी ना कर पाते। इसी तरह वहां पर भी देख लें कि सुफियान और शाहीन आके रन कर रहे थे। तो बीच में एक खिलाड़ी चाहिए होता, तो इस किस्म के छक्के मारने वाले तो आपके हारिस रऊफ तक हैं। तो हसन नवाज ने इतना मौका दिया है, कोई ऐसा तो खेला नहीं ना। तो जब नहीं खेल रहे, नहीं डिलीवर कर रहे, तो आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाएं जिसे पूरी बारी लेनी आती है। ओके, बिल्कुल ठीक है फवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और खैर अब अफगानिस्तान बाहर हो गया है। हम सवाल हसन की बात कर रहे थे, मुझे तो फिक्र पड़ी हुई है साइम अयूब की, उसका क्या करना है आपने? हसन के लिए तो आप बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 5 विकेटें ले चुका है वो टूर्नामेंट में। ओह यार, दैट आई डिड फॉरगेट। पाकिस्तान को पहले बॉल करना चाहिए। पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करे या पहले बैटिंग करे, जो हुआ है ना ये सारा मामला हाथ मिलाने वाला, कसम से सिर्फ एक मैच जीत जाए, फाइनल भले से ना जीते, फाइनल में ना पहुंचे, एक मैच जीत जाए, बस इतना सा ख्वाब है। इसी के साथ लेंगे ब्रेक, इसी के साथ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कहेंगे आपको एक बार फिर खुशामदीद और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं हीरो पाकिस्तान से। मिस्टर यूनिवर्स और वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल होल्डर रमीज़ इब्राहिम खान ने तारीख रकम की है। पहली बार एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी का ओहदा पाकिस्तान को मिला है और अब रमीज़ इब्राहिम एशियन ग्लोबल पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल के सेक्रेटरी भी बन गए हैं। GPIB के जनरल काउंसिल के इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया एजाज़ पाने वाले रमीज़ इब्राहिम पहले पाकिस्तानी हैं और रमीज़ जो हैं वो GPBI पाकिस्तान के सदर भी हैं। यकीनन एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में सेक्रेटरी बनने से पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं उनको आलमी सतह पर मज़ीद मौक़े मैसर आ सकेंगे। और इनके साथ साथ जो है मज़ीद भी हम बात कर लेते हैं। रमीज़ इब्राहिम खान सेक्रेटरी एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ साथ गोल्ड मेडल भी जो है विन किया है। तो ज़रा मुझे बताएं कि सर ये एजाज़ मिलना ये कितनी बड़ी बात है? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो तमाम पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद कि पाकिस्तान में पहला एशिया का जनरल सेक्रेटरी आ गया है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और ये बहुत खुशहाल स्टेप है पूरे पाकिस्तान के लिए और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है पूरे पाकिस्तान का और अब पाकिस्तान की जो बॉडी बिल्डिंग है वो मज़ीद तरक्की करेगी। मेरे एशिया के सेक्रेटरी बनने के बाद मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आने वाले लड़कों के लिए स्पॉन्सरशिप और जो इंटरनेशनल मसले हैं उनको हल करूं। उनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग के मसले और 10,000 मसले होते हैं जिसमें वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। और फिर बैक ड्रॉप्स में देखा जाता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तानी लड़कों की पिक्चर्स नहीं होती, तो अब वो आना शुरू हो जाएगी तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आएंगे, बहुत खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। और सबसे खुशी की बात ये है कि इसके साथ साथ हमने 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। थाईलैंड में बताया भी मिस्टर यूनिवर्स के इवेंट में, तो ये बड़ी खुशी का समय है हमारे। सही, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत फ़ख्र का मकाम है और एक तो ये कि हमारे लिए एक एजाज़ भी है, नया प्राइड भी है। मुझे ये बताइएगा, जब हम इस तरह का कोई भी ओहदे की बात करते हैं, पहली चीज़ ये आती है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए क्या वापस लेकर आ रहे हैं। जाहिर है बहुत स्ट्रगल आपने खुद भी की होगी और आपके जहन में कोई एक गोल भी होगा कि अगर मेरे पास ये जिम्मेदारी आती है तो मैंने सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दुरुस्त करना है, उन्हें रिवाइव करना है। तो वही मेरा आपसे सवाल है, क्या है आपके प्लान्स में शामिल? देखिए, मुझे ये जिम्मेदारी कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एशिया की जिम्मेदारी है ये। और इस पे पूरी एशियन कंट्रीज का जो है मुझे देखना है, बल्कि मुझे वर्ल्ड लेवल पे भी काम करने होते हैं। वो काफी मुझे लाइक करती है हमारी जो इंटरनेशनल बॉडी है, जिसकी वजह से जो है मुझे आज एशिया का सेक्रेटरी बनाया गया। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तानी लड़कों को स्पॉन्सर मिल जाए। एशिया लेवल पे जो है वो जो कंपनीज है उनको मैं अप्रोच करूँ और उनको ये कहूँ कि हमारे पाकिस्तान के लड़कों को आप एम्बेसडर बनाए। अच्छे एथलीट्स, हमारे पास बहुत टैलेंट है। दूसरा स्टेप ये है कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा।
तो ये सबसे बड़ा स्टेप होगा कि पाकिस्तान में कोशिश की जाएगी कि इंटरनेशनल टीम्स बुलाई जाए और पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, मुबश्शिर से भी बात करना चाहेंगे। मुबश्शिर, बहुत बहुत मुबारक हो फॉर द गोल्ड मेडल। ज़रा हमें अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। ये गोल्ड मेडल लेना बज़ाहिर जब आप गले में पहनते हैं तो दूसरों को सिर्फ चमक नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे जाहिर है आपने बहुत ग्राइंडिंग की होती है। बताइएगा ज़रा अपने सफ़र के बारे में। जी, मैं 2019 से कंपटीशन खेल रहा हूँ, लोकल वगैरह, तो इंटरनेशनल मेरा 3rd कंपटीशन था। इससे पहले मैं 2 बार एशियन और यूनिवर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो चुका हूँ और मेरा 3rd टाइम था। इस बार भी मैं गोल्ड हुआ और इस जर्नी में काफ़ी मेहनत की, काफ़ी बहुत सारे सेक्रीफाइस जो हमने फेस करे। दूसरा, हमारी स्पॉन्सरशिप के बड़े इश्यूज होते हैं, तो मैं कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो स्पॉन्सर था जिन्होंने मेरा टिकट स्पॉन्सर किया था यहाँ आने का, जिनका नाम जफर मलिक साहब है। तो कराची यूथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कराची की यूथ के लिए काम भी कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी। तो अगर ऐसे लोग हमारे कराची में अल्लाह ताला आगे कराची से और इम्प्रूव आएंगे, जैसे एक उन्होंने मुझे चुना, तो आगे और भी वो एथलीट निकालेंगे पाकिस्तान के लिए, जो पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में, तो पूरी वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है रमीज़ भाई, आखिर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन मुश्किलात से आप निकले हैं? आपका नेक्स्ट मूव क्या है, अगला मूव जो आप कहते हैं कि यार 1 महीने 2 महीने में मैंने ये करना है पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स के लिए? देखिए, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है यूएई में, दुबई में, तो उसके लिए जो है मेरा सबसे बड़ा स्टेप ये होगा कि पाकिस्तान के लड़कों की इंटरनेशनली जो है वो तारीफ की जाए, जो हमारे विनर्स हैं उनको पोस्टर्स पे लगाया जाए। दूसरा, उनको उस इवेंट में जब वो परफॉर्म के लिए जाएं तो जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको पहले से बात की जाए कि एटलीस्ट 1 या 2 अच्छे एथलीट पाकिस्तान के आप अपना एम्बेसडर बनाएं। और जैसे यूएई है, जो यूएई एक बड़ी मार्केट है और वहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स की और हमारी जिम्स की कंपनीज आई भी होती है इवेंट के अंदर, उनसे बात की जाएगी। पहले से मैं करके रखूंगा कोई 1-2 अच्छे एथलीट जो हमारे निकलते हैं उनको, और मुल्क के एथलीट्स को जैसे आप एम्बेसडर बनाते हैं वैसे हमारे भी लड़कों को बनाए। तो अभी मेरा फोकस ये है कि एशिया का सेक्रेटरी बनने के बाद पाकिस्तान के एथलीट्स के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब, आपका भी, मुबश्शिर आपका भी, फॉर योर टाइम एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगैन। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी बॉडी बिल्डिंग फैकल्टी के लिए आप लोगों के लिए एक नया रिवाइवल हो। इसके साथ ही हमारे शो का भी वक्त हो गया है ख़त्म। वी गोना सी यू ऑन मंडे आफ्टर द वीकेंड। अंटिल देन, बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।